हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। मैं हूं भरत कुमार। हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए। हाँ, और ये पेपर है सेकेंड पेपर ऑलरेडी हो चुका है, फर्स्ट पेपर है। तो फर्स्ट पेपर के अंदर हम देख रहे हैं फ्रांस का राष्ट्रपति। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि फ्रांस के संविधान को हमने देखा है। तो अब हम देखेंगे कि फ्रांस का राष्ट्रपति के पास रियली में किस तरह के पावर है, क्या शासन व्यवस्था है और उसकी चुनावी प्रणाली वगैरह जो भी है वो पूरा हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको नोट डाउन जरूर करें। तो फ्रांस के राष्ट्रपति की हम बात करें तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि वर्तमान में फ्रांस में पंचम गणतंत्र है। कौन सा है? पंचम गणतंत्र। यानी फ्रांस का संविधान बनता रहा है और ये भी वर्तमान जो संविधान वो 5वां संविधान, यानी 5 बार गणतंत्रीय व्यवस्था हुई है। और पंचम गणतंत्र की स्थापना 1958 में हुई है। कब हुई है? 1958 में हुई है। तो तब से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति की बात हो या यहाँ की शासन व्यवस्था की बात हो, बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है ऑलरेडी। तो पंचम गणतंत्र यानी 5वां गणतंत्र स्थापित हुआ है इस फ्रांस के अंतर्गत। और तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति की हम बात करें तो मॉरिस थोरेंज ने एक लाइन कही है फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में। वर्तमान समय की अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांस के राष्ट्रपति को 19वीं सदी के सम्राट की समस्त शक्ति और सिंपल सी बात करें कि वर्तमान जो राष्ट्रपति की जो व्यवस्था देखें 19वीं सदी की, तो फ्रांस का राष्ट्रपति काफ़ी पावरफुल है। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो हाँ पता होगा, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्ति होती है। उसके पास क्या होती है? नाम मात्र की होती है। क्योंकि वास्तविक शक्ति है वो वहाँ की प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो अब यहाँ पे अपने बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में एक बहुत ही अच्छा तालमेल बैठा है क्योंकि इसमें अध्यक्षात्मक और संचारात्मक दोनों व्यवस्थाओं का समन्वय है। तो इस तरह से फ्रांस का राष्ट्रपति शक्तिशाली है बाकी राष्ट्रपति की तुलना में। तो फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वो वर्तमान पंचम गणतंत्र संविधान के अंतर्गत काफ़ी पावरफुल हो चुका है, जो पहले नहीं था। लेकिन वर्तमान जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग फ्रांस का राष्ट्रपति काफ़ी पावरफुल हो जाता है। तो हम बात करते हैं कि जो फ्रांस का राष्ट्रपति बनना है उसके लिए योग्यता क्या है। योग्यता है फ्रांस का राष्ट्रपति बनना है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है हम वो देखते हैं। तो सब कुछ क्वालिफिकेशन जनरली होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बदल के हैं। अब बदल के कैसे हैं तो मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पे बताइए कि सबसे पहली जो है वो ये है कि वो नागरिक होना चाहिए। कहाँ का? फ्रांस का। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? फ्रांस का नागरिक होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि फ्रांस का कोई भी व्यक्ति है वो राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन वह किसी भी राजवंश से संबंधित नहीं होना चाहिए। राजवंश से संबंधित नहीं होना चाहिए। ये क्यों? ये इसलिए रखा गया क्योंकि क्या था पहले कोई भी राजवंश था, उन राजवंशों ने अपनी शक्ति के बल पर पूरी शासन व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रख लिया था। यानी कह सकते हैं ना कि राजतंत्रीय व्यवस्था निरंकुश ना हो जाए, इसलिए वापस लोकतंत्र गणतंत्र से राजतंत्र न हो जाए, इसलिए भी ये रखा गया कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति हो सकता है जो राजवंश से कनेक्टेड नहीं है, किसी भी राजवंश से बिलोंग नहीं करता है। और एज की बात करें तो यहाँ पे एकदम अलग रखा गया है कि कोई भी मतदाता जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, कितनी? 18 वर्ष पूरी हो, जो मतदान करने योग्य हो, वह राष्ट्रपति के लिए एलिजिबिलिटी है, यानी वह राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक सिस्टम बन गया है कि कोई भी जो राजनीतिक रूप में फेमस होता है, या हम ये बात कहें कि राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी एक्सपीरियंस अनुभवी व्यक्ति ही इस पद पर आ सकते हैं और इस पद की जो व्यवस्था है वो अपने हाथ में ले सकते हैं। तो ये हमने बात करी यहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति की योग्यता है। तो बिल्कुल इजी है, सिंपल है, आपको याद रहे कि कोई भी कंफ्यूजन वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये इरेज कर देता हूँ क्योंकि अपने आराम से और लॉन्ग फॉन्ट में पढ़ना है तो बड़े बड़े शब्द रहेंगे, यहाँ पे मिटाना होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, कौन से राष्ट्रपति की हम बात करें यहाँ पे? फ्रांस के राष्ट्रपति की। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति के निर्वाचन
फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन, या आप सिंपल बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति पद का निर्वाचन। तो जनरली आपको बता देते हैं कि जिस भी देश में कहीं पर भी अगर बात करें, अगर वहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन, एक निर्वाचक मंडल बनता है। ये आप एक कहते हैं ना, दिमाग में रखना है कि जब भी कहीं पर भी अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो निर्वाचन में वही व्यक्ति भाग लेते हैं जो निर्वाचक मंडल में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1958 से पहले, यानी चतुर्थ जो गणतंत्र की स्थापना थी, तो उसमें क्या रखा गया था कि उसमें ये सिस्टम रखा गया कि जो फ्रांस का राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है ना, वह राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल होगा, उस निर्वाचक मंडल में संसद के सदस्य होंगे। कौन होंगे? संसद के सदस्य होंगे। तो ये एक तरह से बिल्कुल सही नहीं था। तो पंचम गणतंत्रीय जब वो संविधान बना 1958 में, उसके बाद निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई, यानी एक अलग से निर्वाचक मंडल बनेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन हो सकते हैं। जैसे जनरली आपको पता होगा, अगर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में अगर आपको पता है तो मैं वापस दोहरा भी देता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के साथ पांडिचेरी और दिल्ली के निर्वाचित सदस्य, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है, ये जो निर्वाचक सदस्य हैं वही भाग ले सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस तरह से वो सब मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं भारत में। तो वैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए भी एक निर्वाचक मंडल होता है। अब इस निर्वाचक मंडल की बात करें तो कौन होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि इस निर्वाचक मंडल में जो होते हैं, इसके लिए हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हैं संसद के सदस्य। कौन शामिल होंगे? संसद के सदस्य शामिल होंगे। नेक्स्ट समुद्र पार के, ये समुद्र के आसपास इलाका पड़ता है इनका, तो समुद्र पार के विधानमंडल और इसी के साथ, इसी के अंतर्गत जनरल काउंसिल के सदस्य, जनरल काउंसिल के सदस्य। ठीक है, एंड तीसरे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। थर्ड नंबर में जो हैं नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि। नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि। तो इस तरह से आपके सामने ये मैंने नोट किया है, ये जो सदस्य हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ पे प्रत्यक्ष भी हो जाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का मिश्रण है। यहाँ पे ध्यान रखना आप, दोनों तरह का मिश्रण है, लेकिन चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही था। तो इस तरह से अगर प्रश्न आ भी जाए कि फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, संसद के सदस्य, वहाँ पे जो संसद है उनके सदस्य होंगे, 2 सदन है। समुद्र पार के, उनके समुद्र पार जो क्षेत्र हैं वहाँ के विधानमंडल के सदस्य होंगे, जनरल काउंसिल के सदस्य होंगे, एंड नेक्स्ट जो नगर पालिकाएँ होती है उन नगर पालिका के प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति किस कौन सी पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। एक चीज़ तो आपको पता लगी, फ्रांस के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें के लिए निर्वाचक मंडल बनता है। दूसरी बात, चुनाव पद्धति, यानी किस पद्धति के अंतर्गत, किस तरह की प्रोसेस, प्रक्रिया के अंतर्गत फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, फ्रांस के संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। फ्रांस के संविधान की 7वीं धारा, कौन सी धारा? 7वीं धारा के अंतर्गत व्यवस्था की गई है द्वितीय मतदाता या द्वितीय मतपत्र योजना। द्वितीय मतपत्र योजना। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये क्या है, लेकिन इससे पहले आप ये गौर जरूर फरमाएं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी योजना के या कौन सी पद्धति के द्वारा होता है? द्वितीय मतपत्र योजना के द्वारा। अब इसमें आप अच्छे से समझना है। जैसे
फिलहाल रिसेंटली चुनाव हो रहा है मान लीजिए, तो चुनाव के अंतर्गत यहाँ पे मैं बता देता हूँ, चुनाव के अंतर्गत 4 जने व्यक्ति खड़े हुए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बात कही है कि कोई भी व्यक्ति फ्रांस का जो 18 वर्ष का है राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वह ख्याति प्राप्त राजनीतिज्ञ होना चाहिए। तो बहुत ही कम ये संभावना मिलती है वहाँ पे। तो इस तरह से मान लीजिए कि 4 व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए, छोटे से तौर पे हम समझते हैं। तो 4 व्यक्तियों का जो रिजल्ट आया, यहाँ पे एक सिस्टम रखा गया है बहुमत, जिसको बहुमत मिल जाता है वो राष्ट्रपति बन जाता है, जिसको बहुमत मिल जाता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। मान लीजिए कि फ्रांस में 100 सीट है, 100 मत है, कितने 100 मत है, और ठीक है ना, अब 100 मत हैं, अब 100 में से इलेक्शन हुआ तो 4 जने थे, 4 जने में से बहुमत क्या होता है 100 का बहुमत होता है 51। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए इसने जीत लिए 25, इसने भी जीत लिए 25, इसने जीत लिए मान लो 30 और 20, इस तरह से ये चुनाव वोट आ गए, तो किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। तो ये एक बार चुनाव हुआ, क्या हुआ, एक बार चुनाव हुआ। अब यहाँ पे सिस्टम है कि द्वितीय मतपत्र का मतलब क्या होता है कि प्रथम, यहाँ पे मान लेते प्रथम जो 2 कैटेगरी, यानी कहते हैं ना कि जब इलेक्शन होता है जो फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, सेकंड पे कौन रहा, थर्ड पे कौन रहा, तो जब भी फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव होता है तो पहली पारी में अगर किसी को बहुमत मिल जाता है, स्पष्ट बहुमत, तो वो राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन यह ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें पहली बार मतदान हुआ लेकिन किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, यानी आधे से एक अधिक, तो क्या होगा, फर्स्ट 2 यानी पहले 2 प्रतिनिधि जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं वे वापस भाग लेंगे। यानी अब ये 2 व्यक्ति जिसको मान लेते ए और बी ये था, ये इस वोटिंग में फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आए, इनकी वापस वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद इनमें से अब जिसको भी ज़्यादा मिलेगा वो फ्रांस का राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए द्वितीय मतपत्र योजना रखी गई है। ये एक आध बार ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है, फर्स्ट बार में ही किसी को बहुमत मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक चीज़ और है कि निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन, ये अपने रखा गया है पंचम संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था थी। इससे पहले थोड़ा तरीका अलग था, क्योंकि चुनाव के अंतर्गत आम जनता को भागीदारी नहीं थी, लेकिन वर्तमान में आम जनता भी इससे जुड़ती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया है इस तरह के सदस्य यहाँ पे भाग लेते हैं। अब सीधे से हम आ जाते हैं इनके कार्यकाल, किनका कार्यकाल, फ्रांस के राष्ट्रपति का। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इससे संबंधित, इस वीडियो से भी संबंधित आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न आने की संभावना रहती है 100%, तो वो आप गौर करेंगे। तो फ्रांस का जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल कितना है, कार्यकाल यानी समय, कितने समय के लिए फ्रांस का जो राष्ट्रपति है अपने पद पे रहता है। तो जनरली आपको पता होगा भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 साल, बिल्कुल यही है 5 वर्ष। लेकिन एक चीज़ पहले आपको बता देता हूँ कि ये पंचम गणतंत्र संविधान बना था 1958 में, उससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना था, यानी इस संविधान से पहले फ्रांस का राष्ट्रपति वो 7 वर्ष के लिए चुना जाता था। कितने वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए। लेकिन फिर सोचा गया कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा लेंथी कार्यकाल है, तो क्यों ना इसको शॉर्ट किया जाए। तब बाद में समय परिवर्तित हुआ और बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये किया गया है 2002 के अंतर्गत। 2002 में फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना किया, 5 वर्ष। तो रिसेंटली किया गया है, पहले 7 वर्ष था, अभी 5 वर्ष किया गया है, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाती है नेक्स्ट पदच्युति, यानी इसको पद से कैसे हटाया जाए, फ्रांस के राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाए। बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, याद होगा आपको, हाँ, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। कहाँ पे लाया जाता है, संसद में। और अगर पारित हो जाए तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे बताऊँ कि फ्रांस के राष्ट्रपति को भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, लेकिन किस कंडीशन पर, तो आपको बता देता हूँ, राजद्रोह। अगर फ्रांस का राष्ट्रपति
ऐसे कार्य करते हुए संदिग्ध कार्य करते हुए अगर लोगों के सामने प्रूव हो जाए कि उसने राजद्रोह किया है, देश के प्रति गद्दारी की है, तो उसे अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। तो इस तरह के मामले के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें ये व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसकी जो धारा यानी अनुच्छेद है 68 के तहत ये व्यवस्था की गई है। अब आप ये सोचेंगे कि महाभियोग प्रक्रिया चलाई कैसे जाए? तो भारत के अंदर कैसे चलाई जाती है कि भाई लोकसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव लोकसभा में लाया। उस प्रस्ताव के अंतर्गत रखा था कि राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर हटाने के लिए प्रस्ताव है। तो उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से लोकसभा पास करके राज्यसभा में भेजती है। राज्यसभा भी इस प्रस्ताव की जांच करती है और वह सही पाया जाने पर राज्यसभा क्या करती है, वैसा ही प्रस्ताव यानी 2/3 प्रस्ताव राष्ट्रपति को हटाने के विरुद्ध लाती है और पास हो जाता है। तभी राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। अलग कैसे है कि महाभियोग प्रस्ताव इनके सदन में लाया जाता है। कितने? दोनों सदन में लाया जाता है। तो महाभियोग कब लाया जाएगा? अगर राष्ट्रपति के राजद्रोह के अंतर्गत मामले में फंस जाता है। तो सबसे पहले ये प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मान लीजिए पहले सदन में लाया प्रस्ताव, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रस्ताव पास होने के बाद ये दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में कि भाई फ्रांस के राष्ट्रपति ने घपला किया है, उसको हटाना है। तो इसके अंदर अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो ये प्रस्ताव जाता है न्यायपालिका पे। किसके पास जाता है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका जांच करती है। क्या करती है? जांच कि बिल्कुल सही है और ये राष्ट्रपति को हटाना चाहिए। तब इसके द्वारा हामी बढ़ने पर राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। समझ में आया? तो ये थोड़ा अलग है क्योंकि भारत के अंदर न्यायपालिका को इन्वॉल्व नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो अब इसमें ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि इनके कार्यकाल के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यवस्था की गई है। लेकिन एक चीज़ है जो आप जानना चाहेंगे कि 5 साल के अंतर्गत अगर इससे पहले राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाए तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। अब राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति का पद समय से पहले खाली हो जाता है तो उसकी जगह कौन काम करेगा? आपका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। लेकिन नहीं, क्योंकि फ्रांस के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद नहीं होता है। तब क्या करेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी तो अनुच्छेद या जो धारा है, धारा 11 व 12 के अंतर्गत जो कर्तव्य लिखे गए हैं, कर्तव्य कार्य, इन कार्यों को छोड़कर बाकी राष्ट्रपति के संबंध में जो भी कार्य हैं वह कार्य की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? सीनेट का अध्यक्ष। ये आप नोटेट करना, ध्यान रखना। यहाँ पे यही बताया गया है, सीनेट का सभापति। अस्थायी रूप में राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी कौन निभाता है? सीनेट का सभापति। कब? जब फ्रांस के राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है तो यहाँ पे जिम्मेदारी पूर्वक अस्थायी रूप में काम कौन करता है? सीनेट का सभापति। और वह अनुच्छेद 11-12 के अंतर्गत जो कर्तव्य है उसका उल्लेख किया, उसकी भरपाई वो नहीं करेगा क्योंकि ये अपवाद है, इसको छोड़ा गया है। अब जनरली हम आ जाते हैं जो अपना टॉपिक है और टॉपिक में लास्ट को एंड करते हैं जिसमें हम कहेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ। वैसे जब आप फ्रांस के राष्ट्रपति को पढ़ ही रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रांस का राष्ट्रपति है वह वास्तव में रियली में बाकी देशों के राष्ट्रपति की तुलना में काफ़ी शक्तिशाली है। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो सिर्फ नाम मात्र का क्या है, नाम मात्र का है। लेकिन फ्रांस का राष्ट्रपति 19वीं सदी का सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपति है, सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपति है। ये कब बना? पंचम गणतंत्र संविधान 1958 के बाद। इससे पहले फ्रांस का राष्ट्रपति भी नाम मात्र का था जैसे भारत के राष्ट्रपति की प्रकृति है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम पॉइंट पे शुरू करते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य।
तो हम शुरू से शुरू करेंगे और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमने आगे पढ़ा है उससे रिलेटेड है और इसमें प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्यपालिका शक्ति, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन सी है वो ध्यान रखना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को चतुर्थ संविधान और पंचम संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति दी गई है, उनके पास ही शक्ति होती है। राज्य के सर्वोत्तम पदाधिकारी के रूप में कार्यपालिका शक्ति का सर्वोच्च होता है। जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका शक्ति का क्या होता है, सर्वोच्च व्यक्ति होता है, यानी इसी के पास देश की कार्यपालिका शक्ति होती है। राज्य का प्रतिनिधित्व भी करता है, स्थल छल और सेना का प्रधान भी यही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद या धारा 8 के अंतर्गत, पंचम गणतंत्र की धारा 8 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों का निर्माण एकमात्र एकाधिकार राष्ट्रपति का है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के प्रति सदस्य नहीं होते हैं। इस तरह से एक और काम हो गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और वहाँ पे तीनों सेना का सेनापति। इस तरह से ये महत्वपूर्ण काम है जो इसके पास होते हैं, कार्यपालिका शक्ति इनके पास होती है। देश के समस्त कार्यपालिका शक्ति के संबंधी जो भी कार्य हो तो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक आपको और बताना चाहूँगा कि धारा 8 होगी, ये धारा 9 देखिए। धारा 9 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडलों की बैठकों का सभापतित्व करता है और इस मंत्रिमंडल की कार्रवाई पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ये भी ध्यान रखना है, मंत्रिमंडलों की अध्यक्षता ये बिल्कुल अलग है। अध्यक्षता एवं नियंत्रण ये काम भारत के राष्ट्रपति का नहीं है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति का काम क्या है कि मंत्रिमंडलों की अध्यक्षता करना और बैठकों में भाग लेना। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण काम है। साथ ही साथ संकटकाल, राष्ट्रपति के पास संकटकालीन शक्ति भी होती है और इस अधिकारों के प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति स्वतंत्र और स्वविवेक के अनुसार काम करता है। दूसरा पावर देखे फ्रांस की राष्ट्रपति का विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति। तो विधायी शक्तियाँ क्या है फ्रांस के राष्ट्रपति के पास? तो जानिए, चतुर्थ संविधान में तो इतना पावरफुल नहीं था ये फ्रांस का राष्ट्रपति, लेकिन वर्तमान फ्रांस में पंचम गणतंत्र है। तो पंचम गणतंत्र के तहत फ्रांस का राष्ट्रपति काफ़ी पावरफुल हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या क्या शक्तियाँ हैं मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता जाता हूँ। पहला है संदेश भेजना। वह दोनों सदन में संदेश भेजता है। संदेश भेजने का मीन्स मैं समझा देता हूँ कि पंचम गणतंत्र संविधान के अनुसार उसे संसद के दोनों सदनों में संदेश भेजने का अधिकार है और ये संदेश उनके कार्य प्रभाव का एक परिचायक भी होता है। फिर दूसरा, संसद का अधिवेशन बुलाना ये इम्पोर्टेंट है और इसकी धारा अगर आप नोट करना चाहें तो धारा या जिसका हम अनुच्छेद भी कहते हैं, अनुच्छेद 29 का पालन करते हुए फ्रांस का राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकता है। ये ध्यान रखना है। और इस तरह से महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि अधिवेशन आमंत्रण करना या न करना ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है। किसके राष्ट्रपति? कौन से राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ मैं? फ्रांस के राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ। तो पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए और टॉपिक को रिमाइंड भी दिमाग में ये भी आना चाहिए कि पीछे क्या पड़ा हुआ है, क्या चीज़ें बिलोंग करती हैं। तीसरा काम यानी विधायी शक्ति के अंदर तीसरा पावर क्या है? तो विधेयक का पुनर्विचार के लिए लौटाना। विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये ध्यान रखेंगे। 15 दिन या 15 डेज बता देता हूँ क्या है। जैसे आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों के द्वारा पारित कोई विधेयक आता है तो भारत का राष्ट्रपति या तो साइन करता है या एक बार लौटा सकता है, लेकिन दोबारा आए तो साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में ये पावर नहीं है। अब बात करें यहाँ पे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक आता है तो उसे उस विधेयक पर फैसला लेना होता है। और फैसला लेने के लिए इससे पहले पंचम संविधान से पहले जो चतुर्थ संविधान था उसमें 4-10 दिन मिलते थे
उस प्रस्ताव पर साइन करने को लेकर। लेकिन हम बात करें पंचम गणतंत्र संविधान जो 1958 में बना, उन्हीं के अनुसार व्यवस्था की गई कि फ्रांस का राष्ट्रपति किसी भी विधेयक के लिए 15 दिन के अंतर्गत कोई भी निर्णय डिसीजन लेता है या उसे लौटा देता है। तो लौटाने के बाद अगर आ जाता है तो उसे साइन करने होते हैं। एक शायद मैं आपको बताना भूल गया हूँ, तो फ्रांस का जो राष्ट्रपति होता है वह दोबारा भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, कितनी बार भी लड़े कोई रोक टोक नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल हमने ये शक्तियों के ऊपर डिस्कस किया। एक आपको और बता देता हूँ कि यहाँ की जो राष्ट्रीय सभा है इसको भंग करने का भी अधिकार इसे होता है। जैसे भारत की लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वह सविवेक से नहीं करता। यहाँ पे प्रधानमंत्री का एक काफ़ी सहयोग और सलाहकारी भूमिका रहती है। तो ऐसे ही फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा है इसको भंग करने का, उसको भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास। तो ये संविधान की धारा 12 अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कहा गया है कि गणतंत्र का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सभापति से परामर्श के उपरांत, ये चीज आपको गौर करना है। क्या कहा गया है? संसद की सलाह और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही फ्रांस का राष्ट्रपति है वह राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। तो यहाँ पे सविवेक का इतना मौका नहीं दिया गया है इनको, ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट बारी आती है राष्ट्रपति का पावर नियुक्ति। फ्रांस का राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति के संबंध में पावर अपने पास रखता है, यानी फ्रांस का राष्ट्रपति है उनकी नियुक्ति संबंधी शक्ति। किसकी शक्ति? नियुक्ति संबंधी। बिल्कुल, तो मैं आपको बता देता हूं कि 13वीं धारा, इसके संविधान की जो 13वीं धारा है फ्रांस के संविधान की, उसके अंतर्गत फ्रांस का राष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के काउंसिलों, ग्रेट चांसलर ऑफ द लीज ऑफ ऑनर, प्रीफेक्टो, समुद्र पार क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है उनकी नियुक्ति, राजदूतों की, विश्वविद्यालय कुलाधिपतियों की और विभिन्न पदाधिकारियों की है वो राष्ट्रपति करता है। इस संबंध में थोड़ी व्यवस्था अलग अपनाई गई है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नियुक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन इसके अंतर्गत सलाह मशवरा जो निर्णय हैं, एक चीज़ और ध्यान रखना आप कि इनकी नियुक्ति के संबंध में मंत्रिपरिषद सिर्फ सलाह दे सकती है, बाध्यता नहीं है कि फलाने राष्ट्रपति तेरे को ये काम करना होगा, नहीं। यहाँ पे सिर्फ सलाह के लिए कहा गया है, बाकी काम फ्रांस का राष्ट्रपति करता है। तो विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति इनके पास होती है। चौथा पावर हम देखें तो वैदेशिक संबंधों के संचालन की शक्ति। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व के अंतर्गत जो भी संधि समझौते वगैरह जो होते हैं उसके संबंध में राष्ट्रपति को क्या पावर है। तो यहाँ पे कहा गया है कि पंचम गणतंत्र संविधान के अंतर्गत वैदेशिक मामलों के संचालन के संबंध में राष्ट्रपति को व्यापक शक्ति प्राप्त है, बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति राजदूतों, विशेष दूतों और प्रदूतों की नियुक्ति करता है। विदेशों से आए राजदूतों को अपने वो जो प्रमाण पत्र रहता है वो इसी राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। और इसी के साथ संधि समझौते सभी महत्वपूर्ण जो निर्णय, प्रभावकारी निर्णय हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। यानी कहते हैं ना फॉरेन रिलेशनशिप, तो फ्रांस के फॉरेन रिलेशनशिप का जो केंद्र बिंदु है वो फ्रांस का राष्ट्रपति है। तो ये कहा गया है धारा 53 के अंतर्गत कि जितने भी संधि समझौते जो होंगे वह फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगे, लेकिन इस पर संसद की एक मोहर लगनी चाहिए होती है। लास्ट बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ। बिल्कुल आपको डाउट नहीं रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ के जो धारा हैं, धारा 5, फ्रांस की धारा 5 के अंदर कहा गया है कि गणतंत्र का राष्ट्रपति ये देखा गया कि संविधान का सम्मान हो, अपने निर्वाचन के दौरान सार्वजनिक शक्तियों की नियमित कार्यशीलता और राज्य की निर्णयता को सुनिश्चित किया रहेगा। साथ ही साथ वह ये भी देखा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राज्य की अखंडता बनी रहे और समुदाय के समझौते संधियों का सम्मान हो।
तो ये सब चीज़ें वो राष्ट्रपति की नज़रों में रहती है, वो ध्यान रखता है और न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत वह इस नीतियों का कड़ी पालन भी करता है। तो अब आपको बता देता हूँ धारा 64 के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर राष्ट्रपति न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षक है। बात कही गई है कि राष्ट्रपति न्याय का संरक्षक हैं। क्या है? संरक्षक हैं। इस तरह से वह संवैधानिक परिषद के 23 सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति की वे सभी न्यायिक नियुक्तियां उच्च न्यायिक परिषद की मंत्रणा के आधार पर होती है और राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। अगर किसी व्यक्ति को अपराधी दोषी करार दिया गया है तो राष्ट्रपति उसे माफ भी कर सकता है। क्लियर है? एंड लास्ट आ जाता है जो हम बात करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों के अंदर। जैसे भारत के राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति है संकटकालीन शक्ति, तो वैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति के पास संकटकालीन शक्तियां किस तरह की है? तो आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि 1958 के संविधान के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति को इतना पावरफुल या शक्ति मिली है, पहले इतनी नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से जो अनुच्छेद यानी जो धारा 16 के अंतर्गत कहा गया है, यदि गणतंत्र की समस्याओं को गंभीर और तत्कालिक संकट उत्पन्न हो जाए या राष्ट्र की स्वतंत्रता, क्षेत्र की अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के क्रियान्वयन में खतरे में पड़ जाए, यदि संविधान द्वारा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारियों के कार्यों के संचालन में बाधा पहुंचती हो और राष्ट्रपति को इस तरह के विभिन्न मामलों का अध्ययन हो जाए, उनको पता लगे, तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि संविधान में ये कहा गया कि राष्ट्रपति एक संदेश द्वारा राष्ट्र को इन परिस्थितियों से पहले अवगत कराएगा कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो इस तरह से वह भारत की राष्ट्रीय समिति या जन समूह को इस बारे में अवगत कराएगा। और संकटकाल की घोषणा के साथ ही संसद, ये बिल्कुल अलग बात कही गई, आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। क्या वो ये है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे राष्ट्र आपातकाल लगता है तो संसद का सत्र स्थगित हो जाता है, बाधित हो जाता है, राज्य की सरकार वगैरह भंग हो जाती है। फ्रांस में नहीं है। फ्रांस में जब आपातकाल की घोषणा होती है तो संकटकाल की घोषणा के साथ ही संसद का अधिवेशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, स्थगित नहीं शुरू हो जाता है। और संकट काल में राष्ट्रीय सभा भी भंग नहीं होती है और न संसद की बैठकें स्थगित होती है, क्योंकि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता ये कार्य सुचारू रूप से राष्ट्रीय स्तर पर होते रहते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 23 अप्रैल से 30 सितंबर 1968 के दिन अल्जीरिया के दौरान ऐसा संकट सामने आया था। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आएंगे नई वीडियो के साथ, तब समझेंगे फ्रांस के मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं, उनका क्या पावर है। वैसे हमने देखा है आज की वीडियो में फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्ति को, तो यहाँ पे ये प्रतीत होता है कि फ्रांस का राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक और संसदनात्मक व्यवस्था का मिला जुला रूप और शक्तिशाली राष्ट्रपति है। तो इस लेसन से संबंधित है अगर आपका कोई डाउट को कॉन्टेक्ट मी, अदरवाइज आप कॉलेज में आकर भी मिल सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक